हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर मैग्नेटिज लेक्चर नंबर 5 फॉर क्लास 12th में आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स हैविंग सम लेंथ, यानी दो इक्वल और अपोजिट पोल्स को बहुत कम सेपरेशन, बहुत कम डिस्टेंस से अगर अलग अलग रखा जाए या उनका एक पेयर रखा जाए तो उसको हम डाइपोल बोल देते हैं। यानी इस तरह से मैं मान के चलूँ कि ये मेरे पास कोई एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो इस तरह से मैं इसको मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से जान सकता हूँ। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है, आइए देख लेते हैं। देखिए मैं एक लूप लेके चल रहा हूँ, इस लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। आइए, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको पता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक लूप होती है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम दिस करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस a। मान लिया ये करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस a है, उससे r डिस्टेंस पे, कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। वो r डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर से। सपोज सेंटर इज o, इससे मैंने मानना कि एक्सियल पॉइंट कहाँ, यहाँ कहीं होगा, यहाँ। और इस एक्सियल पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, एक एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ मैंने, वो मान लिया P। उस P से और इस O का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया R। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड वो हम निकाल चुके हैं, वो आया था म्यू नोट I A स्क्वेयर अपॉन 2R क्यूब, ये आया था, ये मेरे पास डेरिवेशन आया था। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एरिया वगैरह यूज हुआ नहीं, उसका यूज करके दिखा देते हैं। इस इक्वेशन को नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2 वी गेट। तो b इज इक्वल टू 2 म्यू नोट I A स्क्वेयर अपॉन 4R क्यूब, ये हमें मिल गया। नाउ इफ एरिया इज इक्वल टू पाई A स्क्वेयर, मैं मान के चल रहा हूँ कि एरिया आपका क्या रहेगा इसका, भाई पाई R स्क्वेयर होता है। R की जगह मैंने क्या यूज किया है, रेडियस की जगह पे क्या यूज किया है, A यूज किया है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई A स्क्वेयर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे मैं यूज कर सकूँ एरिया का, तो मैं क्यों ना इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। तो आप डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो, 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 पाई वी गेट दिस, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास पाई R स्क्वेयर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A। तो B इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू 2AI अपॉन 4 पाई R क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये मेरे पास B की वैल्यू आ गई है। जो B की वैल्यू यहाँ पे आई है वो है म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन R क्यूब, क्लियर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पे होगा ना, ई एक्सियल आप निकाल चुके हो, तो वो ई एक्सियल होता क्या है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p, 2p क्या था यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट अपॉन में R क्यूब। ये मेरे पास होता है एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब देखिए इस इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, इस इक्वेशन सेकंड और थर्ड से मैं देख पा रहा हूं जो B और E डिस्टेंस डिपेंडेंट हैं, दोनों ही क्या हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट हैं। और अगर मैं देख पा रहा हूं तो यहां से मेरे को मिल रहा है इन दोनों इक्वेशन से B एंड E बोथ आर इनवर्सली डिपेंड अपॉन 1/r³, बोथ आर डिपेंड्स अपॉन r³, इनवर्सली डिपेंड अपॉन r³ और डिपेंड्स अपॉन 1/r³। ये मेरे पास रिजल्ट मिला है। तो अब यहाँ से सजेशन ये दी गई कि ये जो करंट कैरिंग लूप है ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, जिसके लिए डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू I इंटू ए रहेगा इफ इट हैज हैविंग सिंगल टर्न, अगर इसका टर्न क्या है, सिंगल है। अगर इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ NIA, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। अब देखिए यहाँ से ये सब चीज़ हमने लिख दी, इसमें जो भी आपका एक्सपेरिमेंट किया गया या जो भी आपकी अजम्पशंस रही उनके हिसाब से आपको रिजल्ट दे दिया गया। तो कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको होगा कि ये जो करंट कैरिंग लूप है ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव तो कर ही नहीं रही, कहाँ कर रही है, कहाँ दिख रहा है आपको। तो आइए इसके ऊपर एक रूल अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके लिए रूल क्या लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल अगर मैं इस तरफ लगाऊं तो इस तरफ से मेरे को ये पता चल रहा है, ऐसे लगाया है ना, इधर उंगलियां करूंगा ऐसे इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्या है, ऐसे अगर चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि उंगलियों की ग्रिप अगर करंट की डायरेक्शन में है तो अंगूठा क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो ये डायरेक्शन है ये कहाँ आ रही है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर मैं इसी पे अप्लाई करूं इसके बैक साइड में जाके, अब बैक साइड में जाके कैसे अप्लाई करेंगे, तो इमेजिन कीजिए इसके बैक साइड में जाके अगर मैं रूल लगाऊंगा तो वहां से आंसर आएगा आपका परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैंने आपको एक बार एक एक्टिविटी करके दिखाई थी, इफ द ऑब्जर्वर चेंजेस इट्स व्यू एंगल बाय 180 डिग्री देन ऑल डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो सारी डायरेक्शन क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। यानी अगर देखने वाला अपना देखने का एंगल, यानी मैं अब आपके सामने ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूं और अगर मैं पीछे जाके इसके बैक साइड में जाके फिर आपको देखूंगा, देन देखिए इधर ये मेरा क्या है, राइट हैंड, ये क्या है, लेफ्ट। अगर मैं ऐसे हो गया तो ये मेरा राइट है, ये क्या है, लेफ्ट। 180 डिग्री से चेंज हो गया, तो जहां पे राइट था उसकी जगह पे लेफ्ट आ गया, जहां पे लेफ्ट था उसकी जगह पे राइट आ गया, यानी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस हो जाती हैं, है ना। जो लेटरल होते हैं, लेटरल कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपका हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि मेरे पास मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस बना रखी हैं, देख पा रहे होगे आप डायरेक्शंस को। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ऐसे अप्लाई किया, इस ऐसे, है ना, दिख रहा है ना, ये जो एरो है, ये वाली एरो आप देखो इसको, यहाँ पे मैं उंगलियाँ रख रहा हूँ ऐसे, ग्रिप ऐसे कर रहा हूँ, तो ये अंगूठा देखिए कहाँ है, परपेंडिकुलर अपवार्ड, ठीक है। अब देखिए चाहे व्यूअर अपने आप को 180 डिग्री से बदले और चाहे जिस चीज को हम देख रहे हैं वो अपने आप को 180 डिग्री से बदल ले। तो अब आप क्या कर रहे हो, हम अपने आप को तो बदल नहीं सकते, इसके नीचे घुस के देखेंगे तो वही बात है, फिर आप देख नहीं पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, जिस चीज को हम देख रहे थे उसको 180 से चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखिए बदलेगा 180 डिग्री से। अब मैं इसके ऊपर रूल अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिए, अब मैं इसके ऊपर रूल अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, इसके ऊपर अगर मैं रूल अप्लाई करूं तो ये एरो देख पा रहे हो, एरो की डायरेक्शन इधर आ गई, इधर आ गई, तो रूल अगर ऐसे करूंगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऐसे करना पड़ेगा ना, उंगलियां क्या करनी पड़ेंगी, ऐसे करनी पड़ेंगी। तो ये मेरी उंगलियां होगी ऐसे इसकी डायरेक्शन में, देख पा रहे हो। तो अब अंगूठा क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो अब देखिए अगर मैं मान के चलूँ कि इस तरह से ये आपका नॉर्थ पोल है, तो इसके बैकवर्ड में क्या बिहेव हो रहा है कि ये इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। अरे ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो एक तरफ से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है नीचे से निकल के आ रहा है, और एक दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि उधर से आ रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये करंट लूप किसकी तरह बिहेव कर रही है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव
कर रही है, जिसका कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता कितना है, m इज इक्वल टू एन आई ए। बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये, m इज इक्वल टू एन आई ए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप, m इज इक्वल टू एन आई ए। डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह आप लिख सकते हो यहाँ पे। n तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी नंबर इसका तो होता नहीं, i का करंट का a होता है और a का क्या होता है, लेंथ स्क्वेयर। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल रहा है एम्पियर लेंथ स्क्वेयर, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये आपका क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप अपने घर पे कोई ट्रांसपेरेंट फाइल लेके उसके ऊपर डायरेक्शन बना के देख सकते हो। लगभग तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये एक्टिविटी करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक से डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रही है तो दूसरे से परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन, आप सभी को पता है कि जो एटॉमिक मॉडल है, बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के आसपास या उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, उनमें नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बताया था ये। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल, an electron is always revolve around the positively charged nucleus और positive nucleus in fixed orbit। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो मैं वो ऑर्बिट कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये मेरे पास वो ऑर्बिट है ना। ये इसमें जो ऑर्बिट है उसका जो पाथ है कुछ इस तरह से आपको कोशिश करनी है कि दिखे कि वो सर्कल ऐसे रखी हुई है ना, बोर्ड के ऊपर ऐसे रखी हुई है। तो मान लेता हूँ जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें। तो डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये मान होता है कि नहीं होता है। सपोज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज आर, इसका रेडियस में क्या मान के चलता हूँ, आर मान के चलता हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको यहाँ पे एक प्रॉपर नेम से जानते हैं और वो होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। याद रखना है आपको ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। और रिप्रेजेंटेशन भी कुछ अलग से होती है, और रिप्रेजेंटेशन होती है म्यू एल, है ना। ये बेस में है एल, म्यू एल, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इस फॉर्म में इसको हम लिखते हैं म्यू एल। तो अगर मैं रूल की बात करूँ तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल देखोगे तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वही इसकी रहेगी। तो इसकी डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये आप या डाउनवर्ड आप लिख सकते हो, ये इसकी डायरेक्शन हो गई है। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लेके चलते हैं। Suppose this electron complete its revolution in a time interval of t, then t is equal to displacement या distance ना, क्या होता है, velocity is equal to distance upon में टाइम। तो मेरे को क्या निकालना है, टाइम। तो क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नीचे टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कंसीडर करके चलो कि सपोज द इलेक्ट्रॉन इज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v अराउंड इट्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and complete its one revolution in t second, then t is equal to distance 2 pi r, एक circumference है ना, circumference of the circle 2 pi r अपॉन में velocity v। तो t की वैल्यू आ गई ये। अब हमें पता है हम I की वैल्यू क्या लिखते हैं, वी नो दैट I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। क्लियर। तो I इज इक्वल टू चार्ज इलेक्ट्रॉनिक है तो E अपॉन में
टाइम की वैल्यू t की जगह पे क्या रखूंगा 2 पाई अपॉन में v, 2 पाई r अपॉन में v, ये ऊपर चला जाएगा v, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई वी अपॉन में 2 पाई r। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई हमारे पास आ गया है। इतना क्लियर हुआ। आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैग्नेटिक मोमेंट ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था m इज इक्वल टू क्या होता था आई इंटू में a होता था कि नहीं होता था। तो यहाँ पे अगर मैं ये रूल लगा के चलूँ तो यहाँ पे m की जगह पे क्या आ रहा है म्यू एल आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू एल इज इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं आई इंटू में a, ठीक है। तो और इट इज ऑल्सो इक्वल टू ई वी अपॉन में 2 पाई आर इंटू एरिया। अब एरिया क्या होता है आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, 2 पाई आर ना सॉरी पाई आर स्क्वेयर, क्या होता है पाई आर स्क्वेयर। तो इस आर से स्क्वेयर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास म्यू एल की वैल्यू बन गई है ई वी आर अपॉन में 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको मैं नाम दे के चल रहा हूँ म्यू एल इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन में 2। क्लियर। अब देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है, आप सभी को पता है एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एल विच इज इक्वल टू एम वी आर। यही होता है ना, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एम वी आर। मास है ना, एम का मतलब क्या होता है मास, तो यहाँ पे मास किसका लेंगे इलेक्ट्रॉन का, चाहो तो लिख दो अदरवाइज कोई ज़रूरी भी नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ये हमारे पास एल होता है। नाउ दिस नेम दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ यूज द ऑपरेशन 2 बाई थर्ड, इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन में एल इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन में 2 और ये आ जाएगा इनटू 1 अपॉन एम वी आर। ये मेरे पास रिजल्ट मिल गया, जो कटता उसको काट दे, वी आर से वी आर कैंसिल। तो ये मेरे पास है, इसको मैं अब किसके लिए सोल्व करूँगा, म्यू एल मेरे को निकालना था, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू एल इज इक्वल टू, एल जाएगा उधर तो ऊपर और कुछ बताया नहीं है, केवल और केवल एल बचा है और ई बचा है अपॉन में 2। तो मेरे पास यहाँ से जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में आ गया है मास और रहना चाहिए था कहीं ना कहीं, मास ये और बच गया है, ये आ गया है मेरे पास फाइनल रिजल्ट। म्यू एल इज इक्वल टू ना ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय एल ई अपॉन में 2m। ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे हमें मिल गया है। तो अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये कंसिडरेशन देखनी पड़ेगी, जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से निकाली जाएगी और जो ये म्यू एल है इसकी डायरेक्शन करंट के हिसाब से निकाली थी। तो करंट से राइट हैंड थंब रूल लगाया तो म्यू एल आ गया, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लगाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है एल की डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर है तो एक राइट में होना ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तभी ही कोई इक्वेशन है वो वेक्टर हो सकती है, अदरवाइज वो स्केलर क्वांटिटी रहेगी। तो इस पे अगर मैं वेक्टर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे एल की और इसकी डायरेक्शन अपोजिट, तो इसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा नेगेटिव साइन और इसके ऊपर लिख दूंगा वेक्टर। ये आपको बताना पड़ेगा वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है। अब देखिए बोर ने एक क्वांटाइजेशन कंडीशन दी थी अपने मॉडल में, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, और उसमें बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है हर इलेक्ट्रॉन के लिए वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
h अपॉन में 2 पाई होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई, तो l इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई ये होता है। चाहो तो आप l की वैल्यू ये रख सकते हो, चाहो तो आप l की वैल्यू ये रख सकते हो, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर वो वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो मेरे पास म्यू l की वैल्यू बन जाती है एन एच, और ये ई आपका एज इट इज अपॉन में 2m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं कि जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है वो ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा, नहीं कर रहा ना, यहाँ पे आर नहीं आ रहा, ना आपका रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो H कांस्टेंट, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इसका मतलब ये केवल और केवल किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे, किस नंबर, कौन सी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मिनिमम हो सकता है क्या, कभी ये मिनिमम भी हो सकता है ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, हाँ हो सकता है अगर n की वैल्यू 1 हो। तो आप लिख सकते हो म्यू एल, ये बिल्कुल क्लियर है, ये रिजल्ट आपको याद रखने होते हैं। क्या ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट रेडियस डिपेंडेंट है, बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, n पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिट में ये एग्जिस्ट कर रहा है या किस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। तो म्यू एल की वैल्यू मिनिमम हो सकती है कब, वहन n इज इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू 1 हो तो ये आपकी मिनिमम हो जाएगी। और अब यहाँ पे ये n की वैल्यू 1 होती है, एक ही ऑर्बिट होता है किसमें, हाइड्रोजन एटम में, इट मीन्स ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम इज मिनिमम, हाइड्रोजन एटम के लिए ये क्या होता है, मिनिमम। एंड अब आप बुक की हेल्प से आपको करना क्या है, ये वैल्यू निकाल के देखनी है। भाई n की वैल्यू 1 रखने के बाद h प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है, e चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ये भी पता है, me मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये लो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका है तो ये लो, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आप म्यू एल की वैल्यू निकाल दोगे। ऐसा यूनिट अभी आपने निकालनी सीखी थी, ऐसे ही आप इसको सोल्व कर दोगे। तो पहले आप वीडियो को वॉच करने के बाद फिर क्या करना है, एक बार बुक की हेल्प ज़रूर ले लेना। अगर कोई भी पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।